2025 कुल मिला के बुरी खबरों वाला रहा है। क्या आगे सितंबर तबाही लेके आएगा? नवरात्रि आ रही है तो लोगों को जम्मू कश्मीर जाना है, वहाँ जाके माता वैष्णो देवी में मत्था टेकना है। कपाट बंद होते हैं केदारनाथ के, तो उस समय हम देखते हैं कि केदारनाथ में बहुत भीड़ रहती है, पहाड़ी इलाकों में बहुत भीड़ रहती है। देखिए, अभी केदारनाथ है और वैष्णो देवी है, यानी कि आप कठुआ है और जम्मू वगैरह डिवीज़न है। सितंबर के आखिर तक तो खतरा बना हुआ है। क्या दिल्ली में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा? क्या जयपुर में भी बादल फट जाएगा? क्या जितने मैदानी इलाके हैं वहां पर भी तबाही आ जाएगी? जयपुर में भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है। तो पटना, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और यहाँ दिल्ली तक, क्योंकि यहाँ यमुना है। तो इन सारे शहरों में बसने वाले जो लोग हैं उनका पलायन शुरू हो जाएगा फिर। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सारे बड़े शहर जो कि समुद्र किनारे बसे हुए हैं, उन्हें लेकर के ये कहा जा रहा है तो ज्यादा नहीं, अगले 20 से 30 सालों में ये गायब होना शुरू हो जाएंगे। सर्दियां आगे खिसक चुकी हैं, मॉनसून आगे खिसक चुका है। क्या ये पूरा गड़बड़ झाला हो चुका है हमारे सिस्टम में? अब क्या है कि मानसून का विड्रॉल डेट 17 सितंबर कर दिया, यानी कि 17 दिन आगे मानसून बढ़ चुका है ऑलरेडी। केदारनाथ की घटना के बाद तो फिर हमने क्या सीखा? हम कहाँ चेते? हमने कुछ नहीं सीखा। तो क्या भारत में बैठा कोई भी शख्स, आपको कहीं से भी इस वक्त मेरा व्यूवर देख रहा है, वो ये मान के चले कि उसका घर जहां भी बना है वहां मौसम के चलते कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है क्या? तो क्या जैसे सरस्वती नदी तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, क्या वही स्थिति फिर गंगा की भी हो जाएगी, यमुना की भी हो जाएगी? शुरुआती दौर में पानी काफ़ी ज़्यादा आएगा, उसके बाद पानी कम आना शुरू हो जाएगा और फिर आप कह सकते हो कि ये बरसाती नदी बनकर रह जाएंगी। दिल्ली, चेन्नई, सूरत, पटना और भुवनेश्वर में हीट वेव दोगुनी होने की ये बात कर रहे हैं। हीट वेव की जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन बढ़ रही है। क्या हम अपना माइंड मेकअप करके चलें कि मौसम के लिहाज से 26 भी वैसे ही रहेगा, 27 भी वैसे ही रहेगा, 28 भी वैसे ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। मौसम अब डराने लगा है। उत्तराखंड का धराली हो, हिमाचल का कुल्लू हो, जम्मू हो या हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, इस बार मॉनसून हर जगह तबाही लेके आया। एक और बड़ी बात यह है कि मॉनसून अब अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। स्काईमेट की रिपोर्ट आप देख लीजिए, यूएन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, हर तरफ यही बात कही जा रही है। आज पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि ये अब इंसानों को एक तरह से क्रैश लैंडिंग की तरफ आगे ले जा रही है। क्या सतर्क होने का समय आ चुका है? क्या अब भी अगर सतर्क नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी, या बहुत देर वाली अलार्मिंग स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं? सब आज समझेंगे, खासकर इसलिए भी कि क्लाइमेट चेंज भारत जैसे देश जहां लोगों की बसावट नदियों के किनारे है और जो कृषि प्रधान देश है वहां और ज्यादा है। शायद इस तबाही का सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर ही पड़े, चाहे भले इसमें हमारा हाथ बहुत कम है। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में है, मैं फटाफट से बोर्डिंग पास भी दे देती हूं। वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट महेश पालावत जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आगे हम इसके ऊपर बात करें कि क्या हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या मॉनसून अब खुशियां लेके नहीं आएगा बल्कि हर बार तबाही ही लेके आएगा। उसके पहले अभी जो आगे के कुछ दिन हैं उनका मैं वेदर फोरकास्ट आपसे समझना चाहूँगी, खासकर इसलिए भी क्योंकि हम देख रहे हैं मॉनसून अब बहुत लंबा खिंच रहा है। तो क्या आगे सितंबर तबाही लेके आएगा? देखिए, अभी तक जो मानसून है वो उसका भी बहुत ज़्यादा एक तरह से पैटर्न उल्टा सीधा हुआ है, क्योंकि शुरू में जो मानसून समय पर आया उसके बाद हमने देखा कि जो बारिश थी वो काफ़ी अच्छी हुई राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात में पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मध्य प्रदेश में ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी कम है और यहाँ पर जो किसान है वो बारिश पे ही निर्भर है। तो
गंग नहर वगैरह मतलब एक दो जगह आई है, जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाके कवर किए हैं उसने, गुजरात के कुछ किए हैं, लेकिन ये जो पहला फर्स्ट हाफ था यानी कि जुलाई 15 तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 100% से भी ज़्यादा राजस्थान में बारिश हुई और उस समय फसलों को नुकसान हुआ क्योंकि पानी ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से मौसम सूखा है और काफ़ी बेसब्री से किसान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब वेदर सिस्टम जो बन रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी में बनते हुए मध्य भारत की तरफ आ रहे हैं, तो गुजरात में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है और अगले 3-4 दिनों तक रहेगी, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और जो भी फसलें हैं उनको फिर से नुकसान होगा। और दूसरी तरफ से मुंबई में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है लेकिन अभी तक नहीं हुई हुआ। अब अगस्त में जो बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 दिन की बात करें तो 666 मिलीमीटर केवल 4 दिन में हुई है, जो कि पूरे अगस्त में 560 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो आज की बात करें तो 185 मिलीमीटर हो गई है और उससे पहले जो हुई थी वो 245 हुई थी 16 तारीख को। आगे की बात अगर हम करते हैं तो मध्य भारत में ही बारिश ज़्यादा होगी। बिहार अभी भी सूखा पड़ा है, जबकि पहले आपने देखा होगा कि 19-20 में जो बाढ़ आती थी आसाम और बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, अब पिछले कुछ सालों से वहाँ सूखा है, यानी मानसून का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। ये क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा? ये मैं सिर्फ मॉनसून के लिए नहीं पूछ रही हूँ सर, हमने ये देखा है कि अब नवंबर पूरा बीत जाता है, हमारे वूलन कपड़े ही नहीं निकलते हैं बाहर, फिर हम देखते हैं कि दिसंबर की बिल्कुल लास्ट जब 30-31 तारीख आने लगती है तब से ठंड पड़नी शुरू होती है। वो पहले कहते थे मकर संक्रांति से ठंड चली जाएगी, अब मकर संक्रांति के बाद मैंने देखा है ठंड और बढ़नी शुरू होती है। तो सर्दियाँ आगे खिसक चुकी हैं, मानसून आगे खिसक चुका है, क्या ये पूरा गड़बड़ झाला हो चुका है हमारे सिस्टम में? देखिए, पहले जो हमने सीजन बनाए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गए। मानसून तो समय पे आ रहा है लेकिन वो आगे तक खिंच रहा है, मतलब कि आप देखेंगे कि अक्टूबर तक भी बारिश होती है, जबकि पहले क्या होता था कि 1 सितंबर से मानसून विड्रॉल शुरू हो जाता था। पिछले 10 साल का अगर डेटा देखें तो उसको उन्होंने क्या करते हैं कि पिछले 50 साल का डेटा लेते हैं और उसके बाद जैसे कि 2019 से ये 2010 से लेकर के 2020 तक का डेटा लिया तो उससे पिछले 10 साल का हटा दिया। तो अब क्या है कि मानसून का विड्रॉल डेट 17 सितंबर कर दिया, यानी कि 17 दिन आगे मानसून बढ़ चुका है ऑलरेडी। ये तो केवल किताबों में है और एक्चुअली अगर आप देखें तो सितंबर में 1 सितंबर से जैसे मानसून विड्रॉ होना चाहिए या मिड से होना चाहिए, लेकिन पूरे सितंबर में बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, जबकि एवरेज रेनफॉल 21 सेंटीमीटर होता है, पूरे 17 सेंटीमीटर के आसपास होता है पूरे भारत का, लेकिन उसमें भी बारिश ज़्यादा होती है। और सर्दी जो पहले क्या होता था कि 5 नवंबर से हमें याद है कि विंटर यूनिफॉर्म स्कूलों में शुरू हो जाती थी। हाँ। अब नवंबर में तो बिल्कुल भी आप कभी कभी देखते हैं कि पंखे चल रहे होते हैं नॉर्थ इंडिया में भी, और उसके बाद जो सर्दियां हैं वो भी दिसंबर में इस बार नहीं पड़ी, इससे पहले भी नहीं पड़ी, तो दिसंबर के एंड में जैसे आपने बोला कि दिसंबर के एंड में जाकर ही सर्दी शुरू होती है और वो एक्सटेंडेड विंटर हो जाती है कभी कभी। तो पूरा ही जो सीजन है वो थोड़ा सा सरक रहा है और गर्मी जो वसंत ऋतु है वो पूरी तरह से एक तरह से समाप्त हो गई है। जैसे ही आप सर्दी से आते थे फरवरी वगैरह में आप देखते थे कि बसंत ऋतु होती थी और उस समय सुहावना मौसम होता था, तो जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं सीधा आप गर्मी में आ जाते हैं, यानी कि जैसे ही आपका यानी कि रजाई और कंबल हटते हैं सीधा आप एसी और कूलर पर आ जाते हैं। हाँ। तो ये जो है मतलब कि कुछ सीजन है जो ख़त्म हो गए हैं और कुछ एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी हीट वेव ज़्यादा बढ़ गई है और कोल्ड वेव जो थी वो श्रिंक हो गई है। ये अब पेपर्स पे आ चुकी है ये चीज़ आप कह रहे हैं? ऑलमोस्ट आ चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर अभी क्या होता है कि इस तरह का जब कोई चेंज आता है तो कम से कम 10-12 साल का डेटा जब होता है तब उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर छपता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो ऑलरेडी हो गया है। इसको पेपर में आने में समय लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये सबको दिख रहा है और ये विजिबल है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पूरी तरह से विजिबल हो रहा है सब। मैं चाहूँगी सर आप मेरे व्यूअर्स को जो अभी आगे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो लोगों को जम्मू कश्मीर जाना है, वहाँ जाके माता वैष्णो देवी में मत्था टेकना है, फिर उसके बाद भाई दूज से कपाट बंद होते हैं केदारनाथ के, तो उस समय हम देखते हैं कि केदारनाथ में बहुत भीड़ रहती है, पहाड़ी इलाकों में बहुत भीड़ रहती है। तो वो लोग जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए आगे आने वाला महीना कितना अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है, मैं चाहती हूँ आप वो थोड़ा समझाएं, क्योंकि पूरा जो पहाड़ी इलाका है हमने देखा है
देखा है इस बार वहीं पर तबाही मची वहीं पे ज़्यादा हो रही है। हाँ। देखिए अभी केदारनाथ है और वैष्णो देवी है, यानी कि आप कठुआ है और जम्मू वगैरह डिवीज़न है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी है और केदारनाथ जो अपर रीचेज़ में है वहाँ पर भी, क्योंकि ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड इस समय वैसे अक्टूबर में जाते जाते काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि अक्टूबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप कह सकते हो कि सितंबर के आखिर तक तो खतरा बना हुआ है और इस तरह के इंक्रीमेंट वेदर इवेंट होते रहेंगे। लेकिन अक्टूबर में आते आते थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, बारिश हल्की हो जाती है, तो उस समय लोग जा सकते हैं क्योंकि एंड होगा उस समय मेरे ख्याल से कपाट बंद होने वाले होते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, लेकिन जो इस समय का पैटर्न दिख रहा है कि वो सितंबर के बाद में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नवंबर के एंड में जाकर के इंटेंसिटी उनकी बढ़ती है। हालांकि अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तो जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगले 4 या 5 दिन का या 1 हफ्ते का जो फोरकास्ट है आजकल काफ़ी हद तक मतलब ठीक है। आप एकदम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्लाउड बस्ट होगा या हैवी रेन होगी, लेकिन ये आप बता सकते हो कि अगले 5-7 दिनों में हैवी रेन के चांस हैं या नहीं है। तो उस तरह से प्लानिंग की जा सकती है कि जब फोरकास्ट पर ध्यान रखें, स्काईमेट भी देती है, मौसम विभाग भी देता है, बाकी एजेंसी भी कई हैं जो देती है और काफ़ी रिलायबल है। मतलब लॉन्ग रेंज फोरकास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट रेंज फोरकास्ट 5-7 दिन का रिलायबल है, तो उसको देख करके आप प्लानिंग कर सकते हैं। हमने इसके पहले जब स्काईमेट के साथ पॉडकास्ट किया था सर, तो बहुत डिटेल में हमने ये समझा था कि केदारनाथ जैसे क्षेत्र में जो हेलीकॉप्टर सेवा अब शुरू हो गई है, हमने देखा इस बार क्रैश हुए, हाँ, और एक्सीडेंट हुए हैं, पायलट तक हमने खो दिया है। आप मुझे लगता है बहुत बेहतर ढंग से इसे समझा पाएंगे, आप खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं, कि उस रीजन के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाना और जो भी सुविधा दी जा रही है वो कितनी ख़तरनाक है, मौसम के लिहाज से भी, इंसानों के लिए भी। देखिए जो वहाँ पर सबसे बड़े जो मुश्किल ये है कि ये कॉमर्शलाइज हो गया है जितना भी ये ट्रैवल है। हेलीकॉप्टर का क्या है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय थोड़ा सा जो ट्रैवल एजेंसी है वो थोड़े से लालच में आ जाते हैं। मैंने देखा है, मैं भी गया था जब, कि हेलीकॉप्टर आता है, रोटर बंद नहीं करता, पैसेंजर उतरते हैं, दूसरे चढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर से वो जाता है, मतलब कि लगातार बिना नॉन स्टॉप वो पूरे दिन शॉट ही मारता है। तो उसका मतलब यह है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि जब ये हिली रीजन है, यहाँ पर लो क्लाउड आ जाते हैं कभी कभी, या फॉग आ जाता है, जैसे कि अक्टूबर में बारिश शुरू हो जाती है, हल्की हल्की बारिश होती है, उस समय अगर लो क्लाउड है, लो क्लाउड का मतलब है कि जो स्टेटस क्लाउड होते हैं जो काफ़ी नीचे होते हैं, 200-300 फीट पे भी आ जाते हैं, 100 मीटर पे, 150 मीटर पे आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ग्राउंड विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए तो आपको मालूम है कि वो रनवे पे लैंड करेगा और उसमें इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग भी वो कर सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो विजुअल रेंज से ही चलता है, मतलब कि वो जो सामने दिख रहा है उसी से चलता है। अगर हिली रीजन है तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि लो क्लाउड के कारण आपको क्लिफ नहीं दिखती या जो टोपोग्राफी ढंग से नहीं दिखती, तो उस समय क्रैश होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि फोरकास्ट को इग्नोर करके, क्योंकि उनको जल्दी अपना जितना भी बुकिंग है उसको पूरी करनी होती है, तो वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, पायलट्स के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए भी। तो वैसे तो यह है कि जो आम पब्लिक है वो तो फोरकास्ट नहीं देख सकती, ना उनको पता है कि क्या इस समय इंक्लीमेंट वेदर है नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, खतरा ज़रूर हो जाता है जब ये थोड़ा सा वेदर चेंज होता है। आप ये कह रहे हैं सर कि हम 3-4 दिन पहले फिर भी थोड़ा सटीक मौसम बता देते हैं, इतना पहले से पूर्वानुमान मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स बताएं कि आप तो जब कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे होते हो तो बहुत पहले से बुकिंग कर लेते हो। आप अपनी छुट्टियों के लिए 20 दिन पहले अप्लाई कर देते हो, तब आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर चाहे होटल है, हेलीकॉप्टर है, जितनी भी आपको वहाँ पर सुविधाएँ चाहिए उसकी बुकिंग आप पहले कर देते हो। और फिर अगर उस समय चेतावनी जारी की भी जाती है सर, मैंने ये नोटिस किया है कि गवर्नमेंट की तरफ
से अगर कहा भी जा रहा है कि जी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है या मौसम खराब रह सकता है, तो क्योंकि आपकी बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि आपको छुट्टी मिल गई है, वो फिर निरस्त कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब स्नोफॉल ज़्यादा हैवी होता है तो जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता है और कई ऐसे जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वो बंद हो जाती हैं या लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है वहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि हम हमेशा देखते थे कि जम्मू से श्रीनगर के बीच में गाड़ियाँ फंस गई, ट्रक फंस गए और जो भी रसद जा रही है वो सारी फंस गई। तो उसके बाद हमने कई बार ये अपने YouTube वीडियो में और अपने जो ये होते हैं मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह में इसमें लिखा कि अगर पहले से ही वार्निंग है हैवी स्नोफॉल की या हैवी रेन की, तो पहले जम्मू में ही ट्रैफिक को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि लोग आगे जाके ना फंसे। और अगर इस तरह का इंक्रीमेंट वेदर की चेतावनी है तो आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का है कि अगले 2-3 दिनों में आपको मालूम है कि बादल फटने का प्रेडिक्शन मुश्किल होता है बताना, लेकिन उस तरह की मतलब हैवी रेन के चांसेस जब बन रहे हैं तो लैंडस्लाइड मडस्लाइड होता है और कभी कभी एवलांच हो जाता है जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका होता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब खास करके दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल देखने जाना चाहते हैं लोग, तो उस समय अगर इस तरह की वार्निंग है तो अगर उसको थोड़ा सा आपका जो बुकिंग हो गई है या जो भी है ट्रैवल प्लान्स हैं उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इतना रिस्क लेना अभी अच्छा नहीं है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाके इस समय सबसे ज़्यादा, आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा त्रासदी वहीं हो रही है। हाँ, मैं क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, क्यों पहाड़ी इलाकों में होता है, ये सब आपसे समझूं उसके पहले मुझे लगता है हम में से हर किसी के मन में एक चीज़ ज़रूर होगी इस बार धराली की तबाही देखने के बाद, कुल्लू की तबाही देखने के बाद, कि क्या दिल्ली में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, क्या जयपुर में भी बादल फट जाएगा, क्या जितने मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी तबाही आ जाएगी। देखिए, ये बादल फटना वही होता है कि एक इसकी डेफिनेशन ये है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो तो बादल फटना कहते हैं। मतलब हैवी डाउनपोर है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हो जाता है तो बादल फटना कहते हैं। तो अगर दिल्ली में भी होता है, ये जयपुर में भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, आपने देखा था पुणे में हुआ था। पुणे में लेकिन एक हिली रीजन था तो वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग हताहत हुए थे। हाँ। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि 15 तारीख की रात या 16 तारीख की मॉर्निंग में जो मुंबई में बारिश हुई है 11:30 से लेकर के 2:30 बजे के 3 घंटे के बीच में 135 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो ऑलमोस्ट वो बादल फटने जैसा ही है। लेकिन प्लेन एरिया में क्या होता है कि जब बादल फटता है या बहुत ज़्यादा हैवी डाउनपोर होता है, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में अगर 60-70 मिलीमीटर भी हो जाती है, यानी कि बादल फटने जैसी स्थिति नहीं होती, तब भी गुरुग्राम वगैरह आपने देखा था पूरा पानी पानी हो जाता है, वहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं, दिल्ली में फंस जाती हैं। तो प्लेन एरिया में क्या होता है कि वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, घरों में पानी आ जाएगा, जैसे प्रयागराज में अभी आपने देखा कि घरों में पानी घुस गया। हाँ। लेकिन लोगों की जान जाने की संभावना कम होती है क्योंकि परेशानी होगी लोगों को। लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसका उल्टा होता है कि जब बारिश हैवी होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, यानी बादल कहीं भी फट सकता है। हाँ। और उसका एक और कारण होता है कि बादल फटता क्यों है कि मतलब जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, यानी कि जो गरजने वाले बादल होते हैं, उसका बेस होता है 3000 फीट के आसपास और उसका टॉप चला जाता है कभी 50,000 फीट तक। तो 10, 12, 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई का अगर कोई बादल बन जाता है तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कॉलम ऑफ वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और हिली एरिया में वो कभी कभी ट्रैप हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। मतलब कि क्या होता है कि पहाड़ों के बीच में हवा इतनी तेज नहीं होती जो उसको ड्रैग करके दूर ले जाए, तो जितना भी पानी है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर जैसे आप देखें कि प्लेन एरिया में आप डॉपलर रडार से उसको फॉलो करें उस क्लाउड को, जो ठंडा क्लाउड होता है, आपने देखा हिसार से वो चला, मतलब हिसार में डेवलप हुआ और वो दिल्ली तक आया, बुलंदशहर तक आया। तो उसके बीच में वो 2 या 3 घंटे में जो उसने इतना ट्रेवल किया तो वो जितना पानी था उसके अंदर वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आया। तो कहीं 40 मिलीमीटर हुई, कहीं 50 मिलीमीटर हुई, कहीं 30 मिलीमीटर, इस तरह से बारिश होगी। वही अगर पहाड़ पे वो नहीं मूव कर पाया तो वो 150-200 मिलीमीटर जो बारिश है वो एक ही जगह पर 30-40 किलोमीटर के दायरे में हो जाती है, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ कि दिल्ली में भी बादल फट सकता है, जयपुर में भी फट सकता है, पटना में भी बादल फट सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी फट सकता है बादल, क्योंकि ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं ये मानसून में
कम बनते हैं, लेकिन पहाड़ों पे क्या है कि वो जो बादल हैं काफ़ी ऊंचे बन जाते हैं और वहाँ पर ये बादल फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये प्री मानसून जो सीज़न होता है उस समय जो होता है, आप कह सकते कि मई और जून में मानसून आने से पहले उस समय बादल फटने की संभावना रहती है। और जो हैवी डाउनपोर होता है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी इंडिया के किसी भी राज्य में या किसी भी ज़िले में हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी पहाड़ी इलाकों जी। में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उनमें किसी का भी प्रेडिक्शन क्या पहले से था? देखिए, क्लाउड बर्स्ट का प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप दिल्ली में डॉपलर रडार में आपने देखा कि हाँ ये बादल है और इसकी जो हाइट है यानी टॉप है वो काफ़ी ऊंचा है, और ये आप बता सकते हो कि हाँ ये बहुत हैवी रेन देगा, लेकिन ये बादल फटने वाली संभावना है या नहीं है ये बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये बता पाओ कि बादल फटेगा या नहीं फटेगा। अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि ये 100-150 मिलीमीटर की बारिश दे करके जाएगा तो ऑलमोस्ट वही है कि बादल फटने जैसी संभावना है। हाँ। तो वो आपको नाउकास्ट में ये डॉपलर रडार जो होता है वो उससे आप ये थंडर क्लाउड को ट्रैक कर सकते हो और बता सकते हो अगले 3-4 घंटों में किस इलाके में हैवी रेन होगी। लेकिन पहाड़ों में एक परेशानी ये है कि वहाँ पर जो डॉपलर रडार की डेंसिटी है वो कम है। अच्छा। उत्तराखंड में कम से कम 10 चाहिए, उतने ही 10 के आसपास हिमाचल में चाहिए, जबकि 3-3 रडार हैं डॉपलर रडार। और उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि एक अगर डॉपलर रडार आपने लगाया तो हिली टेरेन के कारण क्या होता है कि ये रडार किस तरह से काम करता है, जैसे नॉर्मल रडार करता है वैसे ही काम करता है। ये रेज को छोड़ता है और कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उससे वो टकरा करके वापस आती है और उसकी इमेज बन जाती है। तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर ये बादल है। और ये जो थंडर क्लाउड होते हैं इसमें जो आइस क्रिस्टल होते हैं या पानी की बूंदें होती हैं वो एक तरह से सॉलिड चीज़ है, उससे टकरा कर आता है। जब रेज वापस आती है तो उसकी इमेज बन जाती है, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये हैवी रेन हो सकती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है तो उसकी रेज जो है वो पहाड़ों से रुक जाती हैं, क्योंकि जगह जगह पर ऊंचे पहाड़ हैं। तो कम से कम शॉर्ट जो रेंज वाले 50 किलोमीटर की रेडियस वाले 10 या 12 रडार अगर लगते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी आप बता सकते हो कि हाँ इस जगह पर बारिश हो सकती है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बताना ज़रूरी है, ग्राम पंचायत या जो लोग बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि इस तरह की इंक्लीमेंट वेदर हो सकता है, आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन क्योंकि रडार इतने नहीं है तो ये मुश्किल है। दोनों ही जगह 10 की ज़रूरत है और आप बता रहे हैं मात्र 3 है हमारे पास। 3 है और कभी कभी उसमें भी कोई रडार अंडर मेंटेनेंस है या काम नहीं कर रहा। अभी जब ये हुआ था दराली का हुआ था उस समय 1 या 2 कार काम कर रहे थे, एक नहीं कर रहा था। और अगर वो कर भी रहा होता हाँ। तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि उस एरिया को उसने कवर किया हो। और अगर कवर कर भी रहा है तो जो आपका मीटेरोलॉजिस्ट है या जो भी साइंटिस्ट है वो देख रहा है उसको, लेकिन उसको उस इंफॉर्मेशन को विदिन 3 आवर्स या 4 आवर्स जब तक आपको मालूम है कि होने वाला है तो उसको आपको कम्युनिकेट भी करना है और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना है जो ग्राउंड लेवल पर करें। ये कम्युनिकेशन एक चैनल बनना बहुत ज़रूरी है कि आपने बता तो दी, आपको तो मालूम है कि मैंने देख लिया या स्काईमेट वालों ने देख लिया कि हाँ ये यहाँ पर बहुत हैवी रेन हो रही है, हमने आर्टिकल लिख दिया या वीडियो बना दिया तो वो तो जाएगा, समय लगेगा, तब तक तो काम हो चुका होगा। तो इसीलिए ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको देन एंड देयर अगर आप कम्युनिकेट करते हैं और वो फिर टूरिस्ट को या जो होटल्स हैं उनके मालिकों को कि भाई इस समय ये हो सकता है तो आप अपने गेस्ट्स को हटा दीजिए यहाँ से या ऊंची जगह पर ले जाइए, या जो गांव वहाँ पे बसे हुए हैं उन लोगों को उनके ग्राम पंचायत को बता दिया जाए कि हाँ अगले 2-3 घंटे में बहुत हैवी रेन के चांस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बचाव हो सकता है। लेकिन केदारनाथ की घटना के बाद तो फिर हमने क्या सीखा, हम कहाँ चेते? हमने कुछ नहीं सीखा। और केदारनाथ का थोड़ा सा उसमें चेंज था। ये तो था कि बारिश होगी। अभी जैसे दराली वाला था उसमें भी आप देखें तो एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने स्काईमेट ने हमने रेड अलर्ट सिचुएशन बताई थी कि रेड अलर्ट सिचुएशन है, पर ये रेड अलर्ट का मतलब है कि हैवी रेन के चांस हैं, लेकिन किस जगह होगा ये एक दिन पहले बताना मुश्किल है। तो वो नाउकास्ट में ही हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था उसके बाद भी हमने स्काईमेट ने प्रपोजल दिए थे कि इस तरह से रडार ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, लगा रही है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ है ये
क्योंकि जब इतना खर्चा चीज़ों पे करते हैं तो ये 2-4 करोड़ में लग जाता है एक रडार, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसको आप लगा सकते हो तो उससे कम सेफ्टी हो जाएगी और लोगों को पहले पता लग जाएगा। तो उससे आप सही कह रहे हो कि उसके बाद से कोई मतलब ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये तो सिस्टम की खामी की बात हुई जी सर। हाँ। अगर इंसानी लेवल पे मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि केदारनाथ में भी हमने देखा था कि जो बसावट कर दी गई थी, कमर्शलाइज कर दिया गया था उस पूरे एरिया को, वो बहुत ज़्यादा था। धराली में भी हमने वही सिचुएशन देखी है। तो जितने होटल्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, वो अभी भी उसी रफ्तार से हो रहा है। और क्या यही सबसे बड़ी वजह या कुछ और भी है? यही वजह है, और एक तो क्लाइमेट चेंज का तो असर है ही, मतलब जो हमने जंगल काटना शुरू किया है, कंक्रीट जंगल बनाना शुरू कर दिया, यानी कि जो खेत खलियान ख़त्म कर दिए हैं, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा दी हैं, तो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो तो है ही। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है खास करके पहाड़ी इलाकों में, वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने धराली में देखा कि वो एक छोटा सा एक ट्रिब्यूटरी कह लो या एक नाला ऐसा था, नीचे गंगा में मिल रहा था, और पिछले 50 साल से कुछ नहीं हुआ था। तो लोग निश्चिंत थे कि हाँ, हमारे उनके जो वो पूर्वज होंगे, उन्होंने कभी भी वहाँ पे नहीं बसाया, वो 100-200 मीटर ऊपर जा कर के घर बनाते थे। अब क्योंकि आजकल के लोग हैं वो ट्रैवल चलना नहीं चाहते, या और उनको लगता है कि जब होटल वगैरह वाले देखते हैं कि हाँ, ये अगर आप बिल्कुल ये नदी के किनारे में बनाओगे तो टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, उनको ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा। हाँ। तो ये सब इग्नोर करके थोड़ा सा गवर्नमेंट को या जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना चाहिए, और इस तरह का एक मतलब कि कंस्ट्रक्शन जोन बनानी चाहिए, खास करके वाटर बॉडीज़ के आसपास, क्योंकि जब भी तेज़ बारिश होगी या जो होगी तो वो जो पानी है वो अपना रास्ता लेगा, जो उसका सदियों से जहाँ से वो बह रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि पिछले कई सालों में अगर 10-20 सालों में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है या उस इलाके में कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं और उस जगह पर मकान बना लेते हैं, और वही फिर वो आपदा का कारण बनता है, वहीं पर फिर वो नुकसान होता है। जैसे दराली में आपने देखा, हाँ। अभी भी बाकी जगह देखा आपने, किश्तवाड़ में हुआ है। किश्तवाड़ में तो चलो ऊपर से मतलब ये पहाड़ सरका था, लेकिन ये जो इस तरह की घटना है वो इसी कारण से ज़्यादा हो रही है, और इसी तबाही ज़्यादा हो रही है कि लोग गलत जगह पर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और मकान और होटल बना रहे हैं। हमने देखा है कि राजस्थान में बीते 4 सालों से लगातार बाढ़ आ रही है, जी हाँ। जबकि राजस्थान में ऐसा कभी होता नहीं था। तो क्या भारत में बैठा कोई भी शख्स, आपको कहीं से भी इस वक्त मेरा व्यूवर देख रहा है, वो ये मान के चले कि उसका घर जहाँ भी बना है वहाँ मौसम के चलते कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है क्या? जी हाँ, उसमें क्या है कि अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बारिश पहले नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और अभी भी वहाँ की मिट्टी इस मतलब इतनी बारिश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कि अब वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसमें क्लाइमेट चेंज का असर है, और जो मानसून का पैटर्न है वो भी बदल रहा है। पहले क्या होता था कि जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनते थे, वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, और वो उड़ीसा और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ जाते थे। तो आपने देखा होगा कि ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ज़्यादा बारिश होती थी, और खुशहाली काफ़ी ज़्यादा थी, ग्रीन बेल्ट यहीं पर था, यानी कि सारे जो किसान खुशहाल इसी इलाके में थे। लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश कम हो रही है, पंजाब, हरियाणा में भी कम हो रही है। हालांकि पंजाब, हरियाणा में इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये अब जो पैटर्न है ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपका छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश होता हुआ राजस्थान और गुजरात तक पहुंचता है, और वहाँ पर हैवी रेन के चांसेस बन जाते हैं, तो वहाँ पर बाढ़ आ रही है। तो अब जो लोग पहले निश्चित थे कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। दिल्ली वगैरह में भी आपने देखा होगा कि यमुना जो है वो लाल किले तक पहुँच गई थी, यमुना बाजार तक पहुँच गई थी। हाँ। तो ऐसा आप निश्चिंत कहीं भी नहीं रह सकते कि हाँ यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा से आपको नुकसान नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो मानसून का पैटर्न बदल रहा है, मौसम का पैटर्न बदल रहा है, तो हर जगह आप मतलब पूरी तरह से सुरक्षित तो कहीं नहीं है। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल आपके हिसाब से कब होना शुरू हुआ था? क्योंकि आपने मतलब हम तो किताबें पढ़ते हैं सर, हमें तो कागज़ देख के पता चलता है, लेकिन आपका तो अपना खुद का अनुभव है। ये इतना पैटर्न चेंज हो जाना, ये कब से नोटिसेबल हुआ आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम 80s की बात करें, जब हम स्कूल में थे उस समय हम देखते थे कि 3-3, 4-4 दिन बारिश होती थी, और रिमझिम बारिश होती थी, हल्की बारिश होती थी, और वही बारिश जो मतलब कि 4 दिन में होती थी, उतना ही अमाउंट अब जो रेनफॉल का है वो 4 घंटे में हो जाता है। और अच्छा। इससे क्या होता है, ये हुआ है मतलब कि आप कह सकते हो कि 2000 के बाद से ही शुरू हुआ है इसी में आकर के। अगर 2000 इसके 7 में IPCC ने
ये रिपोर्ट जारी की थी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर इस पर देखने को मिलेगा। फिर 2009 में जो हमने ये पैनल बनाया, गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट ये पैनल बनाया, उसमें हमने ये रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने कि हाँ क्लाइमेट चेंज अब काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिला। तो आप कह सकते हो कि जो 2005-2006 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं और ये मतलब इंक्रीमेंट वेदर की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है। एक पहले ये धारणा थी लोगों के मन में कि हम पहाड़ी इलाकों के शहरों में अगर जाएंगे जी हाँ। तो वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, हम मानसून के सीज़न में भी शिमला जा सकते हैं, धर्मशाला जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, ये जो शहरी इलाके पहाड़ के हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि वो भी बात झूठी साबित हो गई। वही है कि जो तलहटी में बसे हुए हैं जो भी ये शहर हैं वो एकदम बिल्कुल प्लेन एरिया में तो है नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने एक तो अनप्लान डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी और पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। जब जंगल कट रहे हैं तो जो मिट्टी है वो लूज होना शुरू हो गई और जब जैसे हैवी रेन होती है, 2-4 दिन बारिश हुई तो वो ज़मीन सैचुरेटेड हो जाती है, उसके बाद वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो जब ज़्यादा और बारिश होती है तो पहाड़ कटना शुरू हो जाते हैं और उनका असर वो नीचे जो बसावट है वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाता है। तो अब आप कह सकते हो पहाड़ी जो इलाके थे एकदम जो पहाड़ों पर जो चीज़ें बनी हुई थी वो तो असुरक्षित है ही, लेकिन अब आपने देखा धर्मशाला वगैरह में, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सारे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लैंडस्लाइड होता है तो होटल वगैरह सारे बहा करके वो ले जाता है। तो यही है कि अब ये जो इंक्रीमेंट वेदर इतना बढ़ रहा है और हमने जो अनप्लान डेवलपमेंट किया है उस सब का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी सर, एनडीएमए और आईआईटी रोपड़ की रिपोर्ट ये बताती है कि जो हिमालयी रीजन है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर इन इलाकों में लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की सबसे ज़्यादा घटनाएं होंगी तो वो एरिया कौन कौन सा होगा, क्या आप वो हमें समझा सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये जो हिमालय है वो विश्व में सबसे नया पर्वत है और ज़्यादा ऊँचा है। अगर यही अरावली हिल्स में होता है तो अरावली हिल्स ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है और उसमें लैंडस्लाइड वगैरह मडस्लाइड की संभावना कम रहती है। जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पर जो भी आप कह सकते हो उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, ये जो इलाके हैं, लद्दाख में जो है वहाँ पर इतनी बारिश होती नहीं है तो वहाँ पर ख़तरा कम है। उधर पे थोड़ा बहुत पत्थर सरकते हैं या ड्राई है, वो एक तरह से कोल्ड डेजर्ट कह सकते हो आप उसको। हाँ। लेकिन ये जो इलाके हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं वहाँ पर एवलांच ज़्यादा होता है, मतलब कि बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो ये एक तरह से एग्जैक्ट आप डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं बता सकते कि किस जगह पर ज़्यादा खतरा है, लेकिन ये सारे जो हैं पहाड़ हैं, ये एक तो नए पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ पर जब लैंडस्लाइड ऊंचे इलाके से शुरू होती है तो वो नीचे तक आती है। और यहाँ पर आप देखा होगा कि गंगोत्री वगैरह या और ऊपर जाएंगे तो वहाँ ग्लेशियर हैं ज़्यादातर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर हैं। और जो गर्मी बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्लेशियर के भी बड़े बड़े टुकड़े जब गिरते हैं तो वो भी लैंडस्लाइड का, बिना बारिश के भी लैंडस्लाइड का कारण बन जाते हैं। तो ये सारे एरिया जो है आपके दोनों जो स्टेट हैं काफ़ी ज़्यादा इस जोन में आते हैं। आपने क्योंकि ग्लेशियर की बात की सर, हमने देखा है कि गोमुख, जैसे हम गंगा का जन्मस्थली कहते हैं, जहाँ से गंगा निकल रही है, वो अब सिकुड़ गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही हैं कि गोमुख सिकुड़ चुका है। हाँ। तो ये अगर ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो क्या जैसे सरस्वती नदी तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, क्या वही स्थिति फिर गंगा की भी हो जाएगी, यमुना की भी हो जाएगी? देखिए, अब ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल ही रहे हैं और जो पानी आता है ज़्यादातर वो नदियों में उसी से आता है। तो जब बारिश होती है मतलब कि फिर से बर्फ़ जम जाती है और उसके बाद मतलब कि अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे, अच्छी बारिश होती रही तो ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और फिर से बनते रहेंगे। लेकिन जो जितना बर्फ़ आती है उससे पिघलती ज़्यादा है। तो कुछ अगले 20-30 सालों में काफ़ी हद तक ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। शुरुआती दौर में पानी काफ़ी ज़्यादा आएगा, उसके बाद पानी कम आना शुरू हो जाएगा और फिर आप कह सकते हो कि ये बरसाती नदी बनकर रह जाएंगी कि जब बरसात होगी, तेज़ बारिश होगी तो इसमें पानी आएगा, बाकी पूरे सीजन में ये सूखी रहेंगी। आगे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 20-30-40 साल आगे की बात है। लेकिन हाँ, ये खतरा बनता हुआ दिख रहा है कि इनमें पानी कम हो जाएगा और इनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास करके जहाँ से ये नदियाँ जा रही हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, नहरें हैं, तो वही सिंचाई का साधन बनी हुई हैं। मतलब जितने भी इंडो गंजेटिक प्लेन हैं, आप अगर पंजाब से शुरू करें, बिहार और जो कलकत्ता तक,
ये सारी नदियों का ही असर है। तो वो सारे उन सारे उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, किसान भाइयों पर असर पड़ेगा, और जो इससे जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं कई जो इससे जुड़ी हुई हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। भारत जैसी जगह पे तो सर संस्कृति ही ऐसी है कि हम हाँ। नदियों के किनारे ही जी हाँ, बसे वहीं हैं पे बसे हैं। और दूसरी जगह बसावट रही ही नहीं है। हमने काशी देखा है, हरिद्वार से लेकर के आप पूरा अगर गंगा की बेल्ट पकड़कर चलते चलिए तो फिर इन जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं, आपने आगे आने वाले 20-30 साल की बात की, मैं 50 साल आगे की अगर बात करूं तो पटना, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और यहाँ दिल्ली तक, क्योंकि यहाँ यमुना है, तो इन सारे शहरों में बसने वाले जो लोग हैं उनका पलायन शुरू हो जाएगा फिर। हाँ, ये है। हाँ, क्योंकि देखिए जब पानी, एक तो वैसे भी जो ग्राउंड वाटर है वो भी नीचे जा रहा है। पहले जो आप अगर हम बरेली और या उस साइड की बात करें, जो मतलब तराई के इलाके थे, वहाँ पर 14-15 फीट पर पानी आ जाता था। अब वहाँ पे भी 150 फीट पे चला गया है, मतलब धीरे धीरे ग्राउंड वाटर, क्योंकि बारिश जो हो रही है उसका पैटर्न बदला है। जैसे मैंने बताया कि 80s में रिमझिम लगातार बारिश होती थी, 3-3, 4-4 दिन हल्की बारिश होती है तो वो पानी को समय मिलता था और वो ज़मीन में रिचार्ज होता था। अब वही बारिश जो हो रही है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में हो रही है, तो वो पानी बह जाता है, ज़मीन में नहीं जा पाता, वो समुद्र में पहुँच जाता है। तो एक तो वो नुकसान हो रहा है। ऊपर से जब ये नदियाँ सूखने लग जाएंगी तो आसपास के जो लोग हैं, जो इस पर मतलब कई चीज़ें हैं जो पानी से संबंधित हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। मिटिगेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा उनको, लेकिन यह है कि काफ़ी जनता बेरोजगार हो जाएगी, उनको पलायन करना पड़ेगा, नई नई जगह ढूंढनी पड़ेंगी, तो मतलब नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। मैं जोशीमठ को लेके भी आपसे ख़ास तौर पर समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि जोशीमठ में मकानों में दरारें आ गईं। ये भी कहा गया कि जोशीमठ पूरा ख़त्म हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसा भी चलाया, लेकिन मीडिया में उससे बहुत जगह मिल नहीं पाई। हाँ। जोशीमठ इलाके के खासकर उसके आसपास का जो इलाका है, क्या वाकई वो एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जो कभी भी तबाह हो सकता है? देखिए, एक तो ये बात है कि टेक्टोनिक प्लेट हैं यहाँ पर, जो एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, मतलब कि आप जो भूकंप जो आते हैं लिथोस्फीयर में, जो ऊपर से आपको संरचना दिखती है पृथ्वी की, वैसी नहीं है। नीचे 9 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, मतलब कि एक टुकड़े हैं जो लिथोस्फीयर में आपस में तैर रहे हैं और एक दूसरे से कोई अपोजिट चल रहा है, कोई दूर जा रहा है, कोई लेटरल रगड़ रहा है। तो ये जो उत्तराखंड, हिंदुकुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये एक तो टेक्टोनिक प्लेट है। अब जोशीमठ की बात करें तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ टेक्टोनिक प्लेट का ही वो हो जो मूवमेंट हो रहा हो, या फिर जो टनल्स वगैरह बन रही हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि पहाड़ों को काटा जा रहा है और उसमें बहुत बड़े बड़े विस्फोट करते हैं, तो उनका भी असर हो सकता है कि ये जो दरारें आ रही हैं और जो शिफ्टिंग हो रही है जो ज़मीन की जो अपर लेयर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कि उस समय मतलब इन सब का असर हो सकता है। तो ये कई फैक्टर हैं जो इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में इस तरह का अगर ये और ज़्यादा होता रहा, तो जो बड़े बड़े मकान हैं, जो पक्के मकान हैं, वो भी गिरने लग जाएंगे और लोगों को वहाँ से भी पलायन करना पड़ेगा। तो ये एक चिंता का विषय है। हमने अभी तक मुझे लगता है छोटे शहरों की तो बात कर ली है, जोशीमठ की बात की, कुछ बड़े जो हमारे महानगर हैं उन्हें लेकर भी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आगे आने वाले समय में वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। इनमें अगर डाउन टू अर्थ और आईपीसीसी की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सारे बड़े शहर जो कि समुद्र किनारे बसे हुए हैं, उन्हें लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही और समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती रही तो ज़्यादा नहीं अगले 20 से 30 सालों में ये गायब होना शुरू हो जाएंगे, विलुप्त होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये विलुप्त तो नहीं होंगे। इसमें क्या है कि सी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो उनका पानी समुद्र में आ रहा है। तो जो सी लेवल जो बढ़ रहा है वो सेंटीमीटर्स में बढ़ रहा है। सेंटीमीटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप 10-20 साल की बात करें तो अगर वो 1 मीटर भी ऊपर आ गया तो जो बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं, जो बिल्कुल ही जो सुंदरबन का इलाका है, वो डूब जाएगा। मालदीव के कई जो आपने देखा होगा टापू बिल्कुल ही समुद्र से के तल के ऊपर हैं, वो डूब सकते हैं। अब मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता या गोवा जो भी मतलब किनारे में बसे हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। मतलब कि कुछ एरिया इसका जो है जो बिल्कुल ही किनारे में है, वहाँ पर पानी बढ़ सकता है। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ,
कि उसमें भी कई हज़ार लोगों को इन शहरों से विस्थापित होना पड़ेगा। और अगर पूरे इंडिया की बात करें, यानी कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की बात करें और पूरे विश्व की बात करें, तो करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। कई टापू ऐसे हैं जो समुद्र तल से मुश्किल से कुछ फीट ऊपर हैं या 1-2 मीटर ऊपर हैं, तो वहाँ पर वो पानी आ सकता है और ये समुद्र तल धीरे धीरे बढ़ेगा। ग्लेशियर, अंटार्कटिका, आर्टिक, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका जो पानी है उसके कारण ये समुद्र तल ऊपर बढ़ेगा। तो मतलब काफ़ी करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ये मेरा सवाल इसलिए भी है सर, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया ना कि व्यू अच्छा मिले, इसलिए बिल्कुल गंगा के जी हाँ। नज़दीक या नदी के नज़दीक हम बनाते हैं हाँ। रिजॉर्ट। यही हाल मुंबई, चेन्नई, हर जगह आप बीच किनारे देखिए, धीमे धीमे जो रिजॉर्ट हैं, होटल है, वो आगे जा रहे हैं ताकि सी व्यू मिले लोगों जी को। हाँ, उसका ऐड ही इसी तरह से होता है कि आप वहाँ से बालकनी से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, और वो उसमें ये खतरा भी है। एक तो ये है कि जल स्तर बढ़ रहा है। हाँ। दूसरा ये है कि जो साइक्लोन है, पहले क्या होता था कि साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में 7 बनते थे तो 3 अरब सागर में बनते थे। अब अरब सागर भी गर्म होने लगा है, यानी कि जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है उसी के कारण ये साइक्लोन की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब एट पार हो गया है, यानी जितने साइक्लोन वहाँ बनते हैं लगभग उतने अरब सागर में बनते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हैं, तो अरब सागर वाले जो साइक्लोन है वो ये ओमान और यमन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो रिकवर भी होने लगे हैं। तो जो गोवा है, मुंबई है और आपने देखा गुजरात तक ये साइक्लोन आने लगे हैं। तो जो समुद्र के किनारे हैं, तो केवल ये समुद्र स्थल के समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है, उसके अलावा जो साइक्लोन का असर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल ही शीशोर पर बना रहे हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो उन जो रिजॉर्ट हैं या घर हैं या जो भी होटल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है आगे। एक और मार्केटिंग बहुत बढ़ गई है सर कि हमारा एसी 50 डिग्री पे भी ठंडा रखेगा, बर्फ जितना ठंडा रखेगा। और ये मार्केटिंग बढ़ी इसलिए क्योंकि धीमे धीमे हीट वेव भी बढ़ी है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ये शायद कहा जा रहा है कि 2030 तक नॉर्मल टेम्परेचर ही 2 सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। ये हमें रिपोर्ट्स में पता चला है। और आईपी ग्लोबल और ESRI इंडिया की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली, चेन्नई, सूरत, पटना और भुवनेश्वर में हीट वेव दोगुनी होने की ये बात कर रहे हैं। तो क्या तब ये एसी काम करेगा 2030 में? देखिए, हाँ, ये एसी अब कितना काम करेगा ये तो मुश्किल है बताना, लेकिन ये ज़रूर है कि हीट वेव की जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि हीट वेव आती थी, उसके बाद फिर से कुछ वेदर एक्टिविटी हो गई प्री मानसून में, खास करके मई जून में, और उसके बाद में फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता था। अब क्या है कि ड्राई वेदर कंटिन्यू रहता है, तो हीट वेव बढ़ रही है, पूरे जो विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण ये इनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो और उससे क्या होता है कि जो मार्जिनल लोग हैं, जो जिनके पास ये कूलिंग अप्लाइंसेस की वो नहीं है, नहीं रख सकते, खास करके जो डेली वेज वर्कर हैं, इनको हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और ख़ास करके जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे तेलंगाना की बात करें, उड़ीसा की, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, जो भी कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर डिस्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, फील्ड लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 70% है, तो जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 44-45 के आसपास आपको नज़र आएगा। यानी पसीना सूखता नहीं है, क्योंकि हवा में नमी इतना ज़्यादा होती है, तो आपका जो पसीना है वो सूखता नहीं है। और आप कह रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल अब हो जाएगा आगे आने वाले समय? नहीं, मतलब फील लाइक टेम्परेचर जो है, जो बॉडी करेगा, ये कोस्टल एरियाज की बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें हम, दिल्ली की या जो अंदरूनी इलाके हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखेंगे हर साल नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और हर साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अगर यही वो रेट ऑफ वो रहा, इंक्रीज़ रहा, तो जैसे आपने बताया कि 2 डिग्री, तो 2 डिग्री बड़ी बात नहीं है। अगले 20 साल में 2 डिग्री अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप मान के चलिए कि जो एसी पंखे ज़्यादा चलेंगे आपके, और सर्दी सिकुड़ जाएगी। सर्दी का जो है वो धीरे धीरे वैसे ही कम हो रही है। जो कोल्ड डे है या कोल्ड वेव कंडीशन, वो कम हो जाएगी, हीट वेव बढ़ जाएगी। तो ये पूरे हमारे एनवायरनमेंट पे, लोगों की काम करने की क्षमता पर और प्रोडक्टिविटी पर और फसलों पर, सबके ऊपर असर रहेगा इसका। डेविड सुजुकी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वापस लौट पाना मुश्किल है। उन्होंने ये कहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक हम पहुंच चुके हैं। क्या आप भी ऐसे ही मानते हैं? देखिए, अभी नहीं पहुंचे हम, मतलब ये मेरा पर्सनल वो है। हाँ। वो बड़े साइंटिस्ट हैं, तो मैं कॉन्टेक्ट ही नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि जैसे हमने अभी
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सोलर एनर्जी बढ़ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ रही है, जो डीजल और इसकी जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक तो ये है, ऊपर से अगर, लेकिन दूसरी बात यह है कि प्लांटेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, प्लांटेशन तो हो जाता है, कभी कभी नेता ड्राइव करते हैं, चलाते हैं कि भाई हमने 1 लाख पेड़ लगा दिए, लेकिन उसके बाद उनको कोई मेंटेन नहीं करता, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोविड में 3 या 4 महीने में पूरी प्रकृति एकदम बदल गई थी, फिर वैसा का वैसा हो गया था जो 20 साल में नहीं कर सकते थे हम। तो वो तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि हाँ, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को अगर धीरे धीरे सीरियसली गवर्नमेंट, सारी जो सरकारें हैं इसको सीरियस लेंगी और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे, तो अभी भी समय है कि हमें समय लगेगा, अगले 10 या 15 साल लगेंगे। आज से अगर हम शुरू करते हैं तो फिर से प्री इंडस्ट्रियल एरा की तरफ हम आ सकते हैं। प्री इंडस्ट्रियल एरा की तरफ हम ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश को लेके मैं ये समझना चाहूँगी जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अनप्लान रहा है हर शहर का, वो चाहे पुराने शहर हैं या जो नए बस रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से मौसम में तब्दीली हो रही है उसके हिसाब से भारत तैयार है? भारत तो अभी कह सकते हैं कि तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हमने इतना ज़्यादा कचरा कर दिया, मतलब कि जो गड़बड़ कर ही चुके हैं हम। तो आगे के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो वो रिवर्स तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ कि आगे का जो इम्पैक्ट है उसको काफ़ी हद तक हम कम कर पाएंगे। और कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है और जो मतलब कि आप कह सकते हो कि क्लाइमेट में भी चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हर गवर्नमेंट के पास तो जितने हैं, लेकिन आम जनता के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम उनको एजुकेट करने की कोशिश भी करते हैं कि आप फॉसल फ्यूल न जलाओ, लेकिन उनके पास अल्टरनेट फ्यूल नहीं है, तो वो उसको नहीं मानेंगे या आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसका असर यही है कि हाँ, आगे ये धीरे धीरे मतलब जो है इसका जो क्लाइमेट चेंज का असर और ज़्यादा इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या आप, क्योंकि इस बार तो हमने जनवरी से लेकर अभी तक बुरी खबरें ही देखी हैं सर, मुझे लगता है पूरा देश अब प्रिपेयर हो चुका है कि चलो मौसम के लिहाज से कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं एक्सीडेंट ही हो जा रहा है, प्लेन क्रैश हो जा रहा है। 2025 कुल मिला के बुरी खबरों वाला रहा है, तो क्या हम अपना माइंड मेकअप करके चलें कि मौसम के लिहाज से 26 भी वैसे ही रहेगा, 27 भी वैसे ही रहेगा, 28 भी वैसे ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है? जी हाँ, अभी जिस तरह से जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, मानसून का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है और हीट वेव बढ़ रही है, कोल्ड वेव कम हो रही, मतलब कोल्ड वेव है लेकिन कुछ समय के लिए आती है। सूखे जैसे हालात आ जाते हैं, जहाँ पर बारिश होती थी बिहार और असम में अब सूखे जैसे हालात हैं, जहाँ पर बाढ़ आती थी। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बाढ़ आती रहती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि जो फ्लडिंग है वो भी, उसकी भी बढ़ गई, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ड्रॉट की भी बढ़ गई है। तो हर साल नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का जो असर दिखाई दे रहा है और जो मतलब एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल जो पैटर्न दिख रहा है, उसका असर आगे के सालों में भी हमें देखने को मिलेगा और इस तरह के जो इवेंट है वो और ज़्यादा दिखेंगे। आप भी अगर आपके एरिया से जुड़ी हुई कोई बात समझना चाहते हैं, आप अगर किसान हैं और आपके इलाके की खबर अगर आपको चाहिए, वहाँ के मौसम के बदलते पैटर्न को आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। सर, मैं थोड़ा सा ये जो 4 धाम यात्रा रहती है या हमने देखा ओम पर्वत 2 साल पहले वहाँ जो ओम लिखा हुआ था वो गायब हो गया, जबकि वो 12 महीने वहाँ पर ओम लिखा ही रहता था। लेकिन ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है अभी तक के जीवन में। बर्फ पिघल गई है ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अब ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमेशा माइनस में रहता था वहाँ पर भी हो सकता है कि अब थोड़ा सा पॉजिटिव टेम्परेचर आ गया हो या 0 के आसपास आ गया, तो वहाँ से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। और जो 4 धाम यात्रा है वो ये भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसी सीज़न में शुरू होती है, उसी समय मानसून होता है। और मानसून इस समय आप देख ही रहे हैं कि मानसून के समय ये बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है। एयर टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो हवा में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले क्या था कि जब एयर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, तो अब जब अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा होल्ड करेगा, तो बादल ज़्यादा बड़े बनेंगे और वो कैपेबल होते हैं कि थोड़ी देर में ही ज़्यादा बारिश देने के। उससे ये लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और जो आपका बादल फटने की घटनाएं बढ़ती हैं। और ये 4 धाम यात्रा सारी पहाड़ों पर ही है,
तो यहाँ पर खतरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इस समय जैसे इस बार बंद की है तो बार बार इसको मतलब अवरुद्ध करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी तीर्थयात्री जाएंगे वो काफ़ी रिस्क लेके उनको जाएंगे। आप क्या चार धाम यात्रा के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो अब एडवाइस करना चाहें मेरे व्यूवर्स को कि अगर आप जा रहे हैं तो आप ख्याल रखिए, या इस मौसम में आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ऐसा कोई समय है? देखिए, इसमें जो जुलाई और अगस्त है सबसे ज़्यादा इसमें बारिश बढ़ जाती है, और जून में इतनी बारिश नहीं होती, सितंबर में भी कम हो जाती है। लेकिन जब भी जुलाई अगस्त में जब आप जा रहे हैं तो आगे के 5-7 दिन का फोरकास्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, जिससे अगर आपको पता लगता है कि हाँ, या फिर अगर उसी दिन का अगले दिन का भी फोरकास्ट आपको मिलता है और आपको पता लगता है कि इस एरिया में हैवी रेन होने की संभावना है, तो आप अगर आगे आपको दिख रहा है कि आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर हैवी रेन है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो पहले रुक जाइए, थोड़ा सा डिले कर दीजिए। और अगर किसी जगह पर हैं तो कोशिश कीजिए और आगे निकल जाए। मतलब जो जहाँ का आपको फोरकास्ट दिख रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार जो पाठ पूजा तो आप करेंगे ही जब वहाँ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहें, और जितने भी मतलब जो वेदर चैनल हैं जो रिलायबल आपको दिखते हैं, हाँ, उसको आप ज़रूर मॉनिटर करें और सतर्क रहें, यानी कि अपने आप को अवेयर रखें कि हम जा रहे हैं भगवान के उसमें तो दर्शन के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। तो उससे काफ़ी हद तक आपको बचाव हो सकता है, क्योंकि उसको आप कैंसिल तो करोगे नहीं, लेकिन यह है कि हाँ, आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया जा सकता है। आपने कहा जो रिलायबल चैनल हैं आप उनके ऊपर नज़र रखिए। अभी मुझे जो समझ में आ रहा है, कोई अलग से कहीं जाके सर्च नहीं करता है, हम सबके मोबाइल में जो एक वेदर साइड में आ रहा होता है, बस हम उस पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं अगले 4 से 5 दिन का फोरकास्ट क्या है। और ये मेरा खुद का अनुभव है, व्यूवर्स का जो है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो अमूमन गलत ही निकलता है। हाँ, ये है कि अब देखिए, अब मैं अब स्काई मैट में हूँ तो मैं तो स्काई मैट की बात करूँगा ही, क्योंकि स्काई मैट काफ़ी रिलायबल है। हाँ। तो हमारा जो है अब यूट्यूब चैनल में हम लगातार अगले 3-4 दिन का पूरे भारत का फोरकास्ट बताते हैं, और आर्टिकल हम लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं कहाँ पर रेड अलर्ट है, कहाँ पर क्या है, ये है। और जो मौसम विभाग के जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका भी फोरकास्ट काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो पूरे विश्व के हैं, एक जैसे ही हैं, उन्हीं को थोड़ा सा इंटरपोलेट करके ये फोरकास्ट किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि अगले 3-4 दिनों का फोरकास्ट है वो काफ़ी हद तक सही रहता है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आम लोगों के लिहाज से मुझे लगता है हमने बहुत बात की है अभी तक, लेकिन क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग और आपको देखने वाला एक बड़ा जो दर्शक वर्ग है वो किसानों का है, तो क्या आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए किसानों को लेकर कोई टिप्स आपके पास है, उन्हें कुछ प्रिडिक्ट आप करना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा परेशान किसान हमारे गुजरात के हैं, क्योंकि वहाँ पर ये राजस्थान के हैं, वो बारिश नहीं हो रही है और बहुत दिनों से नहीं हो रही, फसल पूरी तरह से बर्बाद होने पर आ गई है। लेकिन उनके लिए यह है कि 23-24 तारीख से वहाँ बारिश बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी बारिश होगी। जितनी फसल को नुकसान हो गया वो तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी। गुजरात में भारी से अति भारी बारिश होगी, तो वहाँ पर राजस्थान वाले बिना बारिश से परेशान है या बारिश से परेशान रहेंगे, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है यहीं से जाएगा। या 200, 250, 300 मिलीमीटर तक की बारिश दक्षिणी गुजरात में अगले 4-5 दिनों में होगी, तो यहाँ पर ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश है, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, लेकिन वहाँ के किसानों के लिए परेशानी नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन अगस्त के आखिर में बिहार और उत्तर प्रदेश भी अच्छी बारिश देखेंगे। यानी कुल मिलाकर के अच्छी खबर सबके लिए है। और लेकिन गुजरात में जैसे भारी बारिश है तो वहाँ थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हमने इस साल के शुरू में ही देखा था, जब मॉनसून आया भी नहीं था तभी मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया था कि इस बार अतिवृष्टि के चांसेस हैं, और वो हमने देखा भी कई इलाकों में दिखाई दिया। तो क्या इतना ही सटीक प्रेडिक्शन आगे आने वाले सालों के लिए भी हम एक्सपेक्ट करें कि हर साल टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड होती जा रही है? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और हम ओवरऑल मानसून भारत का प्रेडिक्ट ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कभी कभी क्योंकि ये 4 महीने का मानसून होता है, तो हमने अगर बताया कि हाँ सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश होगी, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि किस महीने में ज़्यादा होगी, किस महीने में कम होगी, उस समय जो वेदर सिस्टम बनते हैं उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। और ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, जैसे कि इंडिया का है और जो बांग्लादेश, मतलब जो भी ट्रॉपिक्स में है, वहाँ पर जैसे ग्लोबल मॉडल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है। और आप
आपने देखा कि जो पैची रेन ज़्यादा बढ़ रही है, एक ही दिल्ली में ही अगर आप देखें एक जगह बहुत भारी बारिश होती है, एक जगह कम होती है। तो इस तरह का जो चैलेंज है वो सब ट्रॉपिकल्स में आता है, सब ट्रॉपिक्स में आता है। यही आप यूरोप में जाएं, कनाडा में जाएं, अमेरिका में जाएं, जो अपर लैटिट्यूड्स है वहाँ पर सारे फोरकास्ट, हमारा मॉडल भी, ग्लोबल मॉडल भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये एक चैलेंज है, तो उसको कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इनोवेशन आ रहा है, एआई भी आ गई है, उसकी मदद से भी मॉडल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आगे फोरकास्ट अच्छा होता जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बचे हुए हैं। मैं अगर एक शब्द में समझना चाहूँ तो क्या ये जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें महाविनाश की तरफ लेकर जा रहा है? विनाश की तरफ लेके जा रहा, महाविनाश तो नहीं कह सकते, पर हाँ कि क्लाइमेट चेंज का असर हर मतलब इंसान के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो किसान हो या काम करने वाला हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे पड़ेगा, फिशरीज़ पे पड़ेगा, फसलों पे पड़ेगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा, उनकी क्वालिटी पे पड़ेगा, और मैन आवर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरे हर इंसान के ऊपर इसका असर दिखाई देगा और विपरीत असर रहेगा। जब मैंने पिछला पॉडकास्ट किया था सर स्काईमेट के साथ, तब मैंने ये कहा था कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं और गर्मी की छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं, हाँ। तो उसे लेकर के क्या सलाह है अब? लेकिन इस बार मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉन्ग वीकेंड तो साल भर रहता है, जी, वो कभी भी फ्राइडे छुट्टी पड़ गई या मंडे छुट्टी पड़ गई तो खास करके लोग गाड़ी उठाते हैं और सीधा पहाड़ों पर निकल जाते हैं। दिवाली पे इस बार 6 दिन की छुट्टी हो जाएगी अगर हाँ। आप 21 तारीख की लेते हो तो। हाँ, तो उसके लिए फिर आपकी क्या सलाह है? और तब भी क्या हमें डर कर पहाड़ों की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, अक्टूबर में क्या होता है कि अक्टूबर में बारिश काफ़ी कम होती है क्योंकि सितंबर तक रहती है, उसके बाद फिर नवंबर के एंड से लेकर के दिसंबर जनवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अच्छी बात यह है कि उनका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है। आप 4 या 5 दिन पहले बता सकते हो कि बारिश होगी और अच्छी होगी। स्नोफॉल जो देखने जाते हैं उसके बारे में हम पहले बता देते हैं कि आप स्नोफॉल होने वाला, आप जा सकते हो, तो वो प्रेडिक्शन अच्छा होता है। तो सर्दियों में आप कह सकते हो कि पहाड़ों पर जाना खतरनाक नहीं होता, आप वेदर पहले देख के जाएं और उसका प्रेडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। ये जो मानसून का है, प्री मानसून का है, ये थोड़ा सा अनरिलायबल है, मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखता है कि मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है और कब तक पहुंचेगा, कितनी देर तक रहेगा, तो वो आप सेफली जा सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये हमारे हाथ की चीज़ है नहीं, इसके लिए सरकारों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे टिप्स लेना चाहूँ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, एक आम आदमी इसमें क्या कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? उसमें यही है कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोलर पैनल लगवा लीजिए, जिससे कि आप जो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें। और गाड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ धीरे धीरे जाइए, समय लगेगा लेकिन जाइए। उसमें एसी के जो अप्लाइंसेस हैं उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, कोई 16, 17, 18 पे चलाते हैं तो 24, 25 पे चलाइए, 26 पे चलाइए, तो भी आपको कूलिंग मिलेगी। मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन हर इंसान कर सकता है। फॉसिल फ्यूल कम से कम यूज़ करें और कोशिश करें कि जितने अगर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आसपास अगर पेड़ लगा सकते हैं या आपके आसपास जो पेड़ हैं अगर उसको कोई काट रहा है उनको रोकें। मतलब यह है कि आप कुल मिला करके जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम करें, यही आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम भी हमें दिया और मुझे लगता है ये वो पॉडकास्ट है जो हर किसी को सीख देने वाला है। कम से कम हम अपनी तरफ से जितना उन्हें जागरूक कर सकते हैं, जितनी त्रासदी और ये अनप्रेडिक्टेबल मौसम से जितना उन्हें बचा सकते हैं, उतनी कोशिश तो भरपूर की गई है। अब इससे लोगों को क्या सीखना है, क्या समझना है, उनका टेक अवे क्या है, वो मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स बेहतर जानते होंगे। कॉमेंट सेक्शन में आप हमें बता भी सकते हैं कि आज आपने महेश सर से क्या सीखा है, आपका टेक अवे क्या है। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।